डॉक्टर अरुण उपाध्याय चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और सबसे पहले आप देख सकें और अपना उपचार आप स्वयं कर सकें घर बैठे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा विषय है अस्थमा एलर्जी को लेकर। अस्थमा यानी कि दमा। और बहुत से पेशेंट ऐसे हैं कि वो हिम्मत हार चुके हैं। वो ये कहते हैं कि भाई इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कहीं नहीं है, ना ही आयुर्वेदिक में, ना ही एलोपैथिक में, ना ही होम्योपैथिक में। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, भाई आपका सोचना भी ठीक है, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट सही से मिल नहीं पा रहा। अब बहुत से ये कहते हैं कि भाई इसका ट्रीटमेंट बना ही नहीं है। वो भी कहना ठीक है, क्योंकि आपको जो जैसी सलाह देता है आप वैसी मानेंगे। आपको ट्रीटमेंट सही से मिल नहीं पा रहा, आप परेशान ज़्यादा है। और बहुत से ये भी कहते हैं कि भाई दमा है तो दम के साथ जाएगा, बट ऐसा भी नहीं है भाई। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल जाए तो परेशानी ना हो। और परेशानी मेरे ख्याल से तो कुछ बीमारी होगी भी नहीं किसी को भी, अगर डॉक्टर रोग सही से पकड़ ले तो। बट ऐसे डॉक्टर आजकल नहीं है जो रोग सही से पकड़ सकें। वो सिर्फ बीमारी को देखते हैं, बीमारी की जड़ नहीं समझ पाते वो, कि बीमारी उत्पन्न कैसे हुई है, किस कारण से उत्पन्न है, क्या कारण है जो इसको ये परेशानी हुई, तो उस कारण को खत्म करें। लेकिन उस कारण को कोई खत्म नहीं करना चाहता, ना ही कोई देखना चाहता। बस अपनी जेब पर भरने के लिए लगे हुए हैं। बस हाँ भाई हमें पैसा मिलना चाहिए बस। रोगी चाहे परेशान हो रहा है, मर रहा है, मरने दो, कोई परेशानी नहीं है उससे। भाई मैं खुलेआम कह रहा हूँ, सबसे अधिकतर यही करते हैं कि बस रोगी कोई आया और मन में एक भावना सी बैठा ली कि भाई हमारे पास पेशेंट आया, हमें इससे पैसे लेने हैं, बस किसी भी तरीके से, चाहे हमें ट्रीटमेंट पता हो या ना हो, बस कुछ ना कुछ उपचार देना है उसको। और यही गलती कर बैठते हैं। तो चलिए छोड़िए, इन बातों में कुछ नहीं रखा, आपको भी पता है। बात कर रहे हैं आज अस्थमा की, अस्थमा एलर्जी की। तो अस्थमा होने का कारण क्या है? हमारे शरीर के अंदर जब वात और कफ इनका असंतुलन हो जाता है, संतुलन इनका बिगड़ जाता है, तब ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बढ़ा हुआ कफ, जब कफ बढ़ जाता है तो फेफड़ों में एकत्रित हो जाता है और फेफड़ों की कार्य क्षमता में बाधा पहुंचाता है और सांस के द्वारा छोड़े गए लिए गए वायु के या वायु में अवरोध पैदा होता है। इसी कारण से ये श्वास नलिका में कफ जम जाता है। जब वायु का दबाव बढ़ जाता है, वायु की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि वायु और कफ की मात्रा बढ़ जाती है, कफ श्वास नलिका में जम जाता है एक जगह और श्वास लेने में तकलीफ पैदा होती है और फिर अस्थमा की शिकायत हो जाती है। तो चलिए इसको हम पूर्ण तरीके से जड़ से कैसे ठीक करेंगे आयुर्वेदिक के अनुसार मैं बता देता हूँ। पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, अब मुझे नहीं पता बहुत सौ ने फ़ायदा उठाया नहीं उठाया, या बहुत सौ ने करा नहीं करा। अगर करा है तो उनको आराम नहीं मिला। कारण इसके बहुत सारे हो जाते हैं। हम देखते हैं उसके बाद कि भाई हमने दूसरे व्यक्ति को दी, उसको आराम हो गया, इसको नहीं हुआ, तो इसके पीछे हम कारण देखें। चलिए बहरहाल आपने अगर वो कर लिया, उससे आराम नहीं हुआ, हो सकता है कि आपको बहुत लंबी परेशानी हो, तो उसको जाने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अब बहुत से हताश हो जाते हैं, 1 से 2 महीने इस्तेमाल करते हैं, उनको आराम तो लगता है, लेकिन वो चाहते हैं, वो सोचते हैं यार पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, छोड़ यार कहीं और जाते हैं। इसी असमंजस में वो ट्रीटमेंट अपना चलाते रहते हैं, सालों साल चलता रहता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको करना क्या है, कैसे करना है, पूर्ण तरीके से आप इसको कैसे ठीक कर पाएंगे और अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करना है, क्या परहेज करना है, कैसे करना, तो पूर्ण रूप से आप इसको समझ लें। अगर कोई ऐसा पेशेंट है ठीक नहीं हो रहा, हर मेडिसिन लेकर वो हार चुका है, अस्थमेटिक एलर्जी है उसको, अस्थमा की दमा की बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो विचलित ना हो, परेशान ना हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक काढ़े के रूप में औषधि है, काढ़ा बनाकर आपको वो औषधि लेनी है दिन में 2 बार। काढ़े में क्या लेना है आपको? सबसे पहले लेना है अदरक, दालचीनी, कच्ची हल्दी और काली मिर्च। अब ये लेनी कैसे है? थोड़ी थोड़ी लेकर आ जाए, पहले आप 20-20 ग्राम की मात्रा में ले लें। अब काढ़ा कैसे बनाना है आपको? 1 कप पानी के अंदर आपको एक आधा इंची के आसपास टुकड़ा अदरक का डालना है, आधा इंची के आसपास दालचीनी का, आधा इंची के आसपास कच्ची हल्दी का और लगभग 4 दाने काली मिर्च के। साबुत काली मिर्च ले, पिसुई ना ले, पिसुई में अंदाजा आपको लग नहीं पाएगा। तो इन चारों को लेकर आप 1 कप पानी में डाल दें। अब उसको इतना बॉइल्ड कर लें कि आधा कप रह जाए पककर।
इसके बाद आप आँच से उतार लें, किसी दूसरे बर्तन में छान लें और इसमें थोड़ा सा गुड़ डालें। गुड़ आवश्यकता अनुसार डालें। अगर किसी को शुगर है तो गुड़ का प्रयोग ना करें, हल्का सा सेंधा नमक डाल लें। और किसी को शुगर नहीं तो गुड़ का प्रयोग अवश्य करें, चीनी का प्रयोग ना करें। शहद का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो इसको जब आधा कप रह जाए उतार कर छान लें। इसके बाद थोड़ा सा गुड़ मिला लें और अच्छी तरह से काढ़ा तैयार है आपका। गुनगुना करके या ठंडा करके जैसे उचित रहे इसको पी लें। सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाना खाने के बाद मिनिमम आधे घंटे का गैप रखें आप। खाना खाने के, सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद लें ये काढ़ा। एक तो ये लेना है आपको। अब जो औषधि मैं बताऊं शायद आपने ले भी रखी हो, तो आप चिंता ना करें। जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा अगर आप लेते हैं तो पूर्ण तरीके से आप ठीक हो जाएंगे। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, 2 से 3 दिन में ही आपको आराम दिखने लगेगा। एक लेना है आपको द्राक्षाशव, दूसरा लेना है आपको कनकासव। ये 2 आसव लेने हैं। सिरप हैं, बने बनाए आपको मिल जाएंगे। बहुत सौ को पता भी होगा, जो वीडियो देख रहे हैं अस्थमा वाले शायद उन्होंने इस्तेमाल भी किया हो, और किया हो आराम नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, काढ़ा भी लेना है, ये भी लेना है, और जो भी मैं बताऊँ उस तरह से करना, दिनचर्या बदलाव करना भाई, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। 101% मिलेगा भाई। कुछ आशा है मुझे तभी मैं बता रहा हूँ, कुछ लगता है तभी मैं बता रहा हूँ आपको। इनकेस आपके पैसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं, बिल्कुल भी। तो कनकासव और द्राक्षासव, ये 2 आसव ले लें आप। करना क्या है आपको, जैसे ही आपने काढ़ा लिया उसी के फिर 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद ले लें, या पहले ये आसव ले लें, फिर 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ये काढ़ा बना के पी लें। यानी कि खाना खाने के आधे पौने घंटे बाद ले लें या काढ़े के आधे पौने घंटे बाद ले लें। काढ़े में और इन दवाइयों में 15-20 मिनट, आधे घंटे का गैप कर ले। समझ गए होंगे जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। तो किसी भी कटोरी के अंदर 2 चम्मच कनकासव के लें, या उसी के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है उसी ढक्कन से ले लें आप। 2 ढक्कन कनकासव में से लें, 2 ढक्कन द्राक्षासव में से लें। ये 4 ढक्कन औषधि हो गई आपको, और 4 ही ढक्कन इसके अंदर पानी मिला लें, यानी कि नॉर्मल पानी मिला लें। ठंड है, ठंडा पानी है तो हल्का सा लुक वार्म कर ले, हल्का सा गुनगुना पानी कर ले, इसके अंदर मिलाकर अच्छी तरह से पी जाए। इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद जैसे आपने काढ़ा ले लिया, उसी के 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद ये आसव ले लें। अब एक टैबलेट और लेनी है आपको, श्वास कुठार रस। श्वास कुठार रस 1-1 टैबलेट सुबह शाम। जब आपने आसव लिया तभी आप ले सकते हैं, 5 मिनट बाद, तुरंत बाद, उसके बाद ही ले सकते हैं। 1-1 टैबलेट सुबह शाम। ऐसी नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं, या क्रश करके अच्छी तरह से थोड़ा सा शहद भी चाट सकते हैं उसके साथ में। शुगर हो शहद का प्रयोग ना करें। तो इस तरह से आप अपना ट्रीटमेंट करें जैसा मैंने बताया। आपकी परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जड़ से ठीक हो जाएगी। अब आपको मैं बता देता हूँ, अगर किसी को बलगम की शिकायत है, हालांकि इसमें बलगम ही शिकायत रहती है, जैसा मैंने बताया, कफ और वात के बढ़ने से तो बलगम जम जाता है और वो निकलने का नाम नहीं लेता। तो उसको हम कैसे निकालें, एक सरल सी चीज़ बता देता हूँ, छोटी सी घरेलू चीज़ बता देता हूँ। उसका प्रयोग करके एक कफ बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। और बहुत सी बार, कई बार देखा है, दमे का आवेग एकदम आ जाता, आवेग यानी कि अटैक, दमे का अटैक एकदम पड़ जाता है। उस अवस्था में क्या करें, तो ये चीज़ करा देना जो मैं बताने वाला हूँ। 2 मिनट में रोगी बहुत ही अच्छा महसूस करेगा, उसका बलगम बिल्कुल बाहर आ जाएगा और रोगी बिल्कुल अच्छा महसूस करेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 2 ले लें बादाम की गिरी, लगभग 4 दाने मुनक्खे के, और लगभग 3 से 4 दाने काली मिर्च के, और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। यानी कि 2 बादाम की गिरियाँ, 4 लगभग मुनक्खे जिनके अंदर बीज होते हैं, एक किशमिश होता है, एक मुनक्खा होता है, मुनक्खा देना है। 4 मुनक्खे, 4 काली मिर्च के दाने, और छोटा सा टुकड़ा, हल्का सा टुकड़ा दालचीनी का। इसको चबाने के लिए बोल दें। जब वो चबाएंगे अच्छी तरह से, चबाते चबाते ही उनकी जो अस्थमा का अटैक है, उनको जो दमे का अटैक है, जो बलगम की शिकायत है, वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होती चली जाएगी, और 2 ही मिनट में उसको असर होता चला जाएगा, बलगम बाहर आ जाएगा। ये तो रहा एक इमरजेंसी वाला।
और आप चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा नुस्खा हमें बता दें सिंपल सा कि हम बना लें, उसको लेते रहें और बलगम की शिकायत, जो हमारी छाती में बलगम जमा हुआ है वो बाहर हो जाए। तो उसके लिए क्या करें आप, मुलैठी और सूखा हुआ आंवला, ये पंसारी से आसानी से मिल जाते हैं। अब इन दोनों को पंसारी से लिया है, सूखे हुए मिल जाएंगे आसानी से, सूखा हुआ आंवला और मुलैठी, इनको पीस के बारीक पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को एक जगह इकट्ठा करके रख लिया आपने। जो दोनों का पाउडर बनाया है वो एक ही जगह रखना है आपको, यानी कि एक साथ लेना है, अलग अलग डिब्बे में करके अलग अलग फंकी से नहीं लेना, एक ही डब्बे में दोनों को मिक्स करके रख ले। उसमें से 5-5 ग्राम की मात्रा में, यानी कि छोटी नॉर्मल टी स्पून जो होती है हमारे घर में, उससे ले लें। सुबह शाम 1-1 चम्मच इसी के दौरान ले सकते हैं, थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का गैप करके। जो आपने औषधियाँ ली, काढ़ा लिया, आसव लिया, टैबलेट ली, उसी के आसपास ही ले सकते हैं 1-1 चम्मच सुबह शाम। हल्के हल्के से गुनगुने पानी से ले लें, या फिर एक काम करें, इसको खाली पेट ले लें, ज़्यादा उचित रहेगा। अगर खाली पेट ले लेते हैं इसको तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो सुबह ही नाश्ते से पहले ले लें, 15-20 मिनट आधे घंटे पहले ले लें, एक नॉर्मल छोटी चम्मच लें, फंकी लें और अपना पानी पी लें ऊपर से हल्का सा गुनगुना करके। और रात को जब भी आप खाना खाते हैं भाई 9 बजे खाएं, 8 बजे ले लें, 8:30 बजे ले लें, फंकी लें 1 चम्मच और गुनगुना करके पानी पी लें। तो इससे भी जो बलगम की शिकायत है, छाती में बलगम जमा हुआ, उसकी वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही है, अस्थमा परेशान कर रहा है, तो बिल्कुल निकल जाएगा बाहर। बलगम जो भी जमा हुआ है, जितना भी जमा हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप ये कर लें, क्योंकि बलगम अगर ज़्यादा जम जाता है, फेफड़ों की ज़्यादा परेशानी हो जाती है, फेफड़े श्रिंक होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। फिर इस अवस्था में आयुर्वेदिक भी फेल हो जाता है। अगर ज़्यादा अवस्था बढ़ जाती है तो रियली बताऊं मैं, आयुर्वेदिक भी फेल हो जाएगा। भाई आयुर्वेदिक भी कब तक काम करेगा यार, आपने समय रहते तो उसका उपयोग करा नहीं, और जब बिल्कुल हताश हो चुके हैं और बिल्कुल एंड ऑफ द मोमेंट आ चुका है बिल्कुल, तो भाई वो भी काम नहीं करेगा। तो अगर आप अपने रोगों से दूर होना चाहते हैं तो भाई कर लें, इसको ठीक हो जाएंगे पूर्ण रूप से, पूर्ण तरीके से। जैसा मैंने बताया ऐसे करें। कभी बहुत से ये सोचे भाई द्राक्षासव भी ले लिया, द्राक्षा रिष्ट भी मिला लिया मैंने उसमें, और कनकासव भी ले लिया, श्वास कोटा रस भी ले लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। भाई काढ़े का प्रयोग करें, जैसे मैंने कहा। आप छोटा सा मैं दिनचर्या में बदलाव बता दूं आपको, दिनचर्या में क्या बदलाव करना है। एक तो खाना आप चबा चबा कर खाएं, अच्छी तरह से, इतना चबा लें कि वो रस की तरह आपके अंदर चला जाए, बिल्कुल घोल बना ले खाने का। दूसरा, पानी का सेवन खाने के साथ में ना करें सांस रोग वाले, वैसे तो सभी नहीं करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। खाना खाने से कम पौने घंटे पहले, 45 मिनट पहले लें या 45 मिनट के बाद लें पानी का सेवन। इमरजेंसी है, ज़्यादा परेशानी है, हल्का सा 1 घूंट का सेवन आप बीच में कर सकते हैं, अन्यथा जरूरत नहीं है तो ना करें। पौने घंटे पहले यानी कि 45 मिनट पहले या 45 मिनट के बाद पानी का प्रयोग करें। सुबह उठते ही खाली पेट पानी जरूर पिए, और पेट अपना साफ रखें। सभी अस्थमा वाले तो जरूर साफ रखें। अगर कब्ज की शिकायत है तो कब्ज दूर करें, चाहे त्रिफला चूर्ण ले, इसबगोल की भुस्सी ले, रात को गर्म पानी से कुछ भी ऐसा लें, नेचुरल तरीके से पेट अपना साफ रखें। इनसे भी नहीं होता तो एक चूर्ण बताया था मैंने पेट साफ वाला, वो वीडियो देख लें आप, जिसमें मैंने बताया था हरड़ छिलका, गुलाब की पंखुड़ियाँ, पत्तियाँ, सना की पत्ती, सफ़ेद जीरा, काला नमक। तो ये नुस्खा आप बना लें, पेट साफ के लिए बहुत ही उचित है, बहुत ही कारगर है। तो इस तरह से आप अस्थमा का ट्रीटमेंट अपना कर सकते हैं। खटाई का, ठंडी चीज़ों का, इन चीज़ों का भाई परहेज रखो कृपया करके। बादी का भी इसमें थोड़ा सा परहेज रख सकते हैं, चावल वगैरह का, उड़द का, ये भी थोड़ी सी नुकसानदायक है। बाकी ठंडी चीज़ें, खटाई का सेवन बिल्कुल बंद कर दें आप। नॉर्मल घर का बना हुआ खाना खाएं, तली हुई चीज़ों का सेवन कम से कम कर दें, ना के बराबर कर दें, और ना ही लें तली हुई चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा। भाई कुछ दिन की बात है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। तो इसका प्रयोग 3 से 6 महीने तक आप कर सकते हैं। बहुत से रोगी ऐसे 3 महीने में स्वस्थ हो जाते हैं। 3 महीने करें, और जब आपको लगे भी 3 महीने हो गए मुझे, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई परेशानी नहीं है, तो आप इसको 10-12 दिन, 15 दिन और करके उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। किसी को लगे नहीं मुझे अभी ठीक तो हूँ मैं, 1 महीना हो गया यार, काफ़ी हद तक रिलीफ है, लेते रहें। जब आपको लगे, यानी कि 4-5-6 महीने आप ले सकते हैं, कोई भी दुष्परिणाम नहीं है इसका। और बहुत से ऐसे भी रोगी होंगे जिनकी एलोपैथिक मेडिसिन भी चल रही है, वो क्या करें असमंजस में। अगर ज़्यादा परेशानी है तो शुरू में आप एलोपैथिक मेडिसिन इसके साथ में चला सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। थोड़ा सा गैप कर ले, 15-20 मिनट गैप कर ले एलोपैथिक मेडिसिन में, इसके साथ में आप चलाए रखें।
जब आपको लगे धीरे धीरे मुझे पहले से रिलीफ हो रहा है, दवाइयाँ कम करते चले जाएं, बिल्कुल बंद कर दें, कोई भी दुष्परिणाम नहीं होगा। आपकी जो श्वास नलिका है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल खुल जाएगी, कफ है बाहर आ जाएगा, श्वास ठीक हो जाएगा आपका, और अस्थमा की परेशानी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। भाई दावा दे सकता हूँ मैं, अगर तरीके से करेंगे और तरीके से नहीं करेंगे भाई, दिनचर्या बदलाव नहीं करेंगे तो भाई मैं कह नहीं सकता। बाकी आपका ट्रीटमेंट आपके हाथ में है, मैं कोई नहीं होता भाई, मैं बताने वाला होता हूँ, बस करना ना करना आपके हाथ में है। और अगर कोई आप में से मुझे देख रहा है ऐसा है, असहाय है, वो घर का खर्चा भी नहीं उठा पा रहा, उसको बीमारी से जूझ रहा है और उसको आवश्यकता है भाई दवाई की, तो मुझसे संपर्क करें। मैंने जो फ़ोन नंबर दिया उस पर करें, आप मुझे अपना एड्रेस दें, मैं दवाई पहुंचाऊंगा, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे एक भी रुपया नहीं लूँगा। अगर मैं असमर्थ रहा तो कृपया करके अपना अकाउंट नंबर दें, मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा उनके अकाउंट में, बस। बाकी अगर कोई ऐसा पेशेंट है मुझसे कहता है कि भाई मुझे दवाई भेज दो, मैं पैसे भेज, तो कृपया करके हाथ जोड़ से के गुजारिश है भाई, मैं उनको दवाई नहीं भेजूंगा, बिल्कुल भी नहीं भेजूंगा। चाहे आप मुझे 10 गुना पैसे दें, चाहे 20 गुना पैसे दें, मैं उनको दवाई नहीं भेजूंगा। मैं सिर्फ भेजूंगा उनको दवाई जो असहाय है, असमर्थ है, ले नहीं पा रहे अपना, भाई घर का खर्चा तो उनसे चल नहीं पा रहा, दवाई क्या लेंगे, तो उनको मैं भेजूंगा, और वो भी फ्री। तो ऐसी आशा मुझसे ना रखें कि आप मुझसे ऑनलाइन दवाई मंगाएं और पैसे भेजें, तो कृपया करके ऐसे फ़ोन कॉल्स मुझे ना करें, बस। बाकी यही आशा करता हूं जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। बाकी कल मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।